हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो अभी तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ा है, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से अलग कैसे होता है। तो बाइनरी फिजन, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड होता है। वहीं जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें एक जो सेल होता है वो कई सेल में डिवाइड होता है और वो सिस्ट के अंदर पैक होता है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो सिस्ट ओपन होता है और सारे के सारे जो डिवाइड हुए सेल्स हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ विल बी एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड इफ इट इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अगर स्पोर्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इससे ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है। तो ऑर्गेनिजम्स को इसमें यह फायदा रहता है कि स्पोर्स में क्या होता है, इस तरीके का स्पोरेंजियम बना होता है और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। तो जो ये स्पोरेंजियम होता है ये जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस टाइम तक स्पोर्स को बचा के रखता है। तो ये स्पोरेंजियम का फायदा हुआ ना कि वो स्पोर्स को जब तक बचा के रखा है जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल लें, ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस भी कहते हैं। तो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है और न्यूट्रिशन सब्सटेंस मिलता है, वो एटमॉस्फेयर वो ओपन, ये स्पोरेंजियम ओपन होता है और स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में और वो अपना ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए ये एक तरीके से स्पोर्स के थ्रू अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए ये बेनिफिट है कि उसको कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्शन मिल जाती है। Why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म का लॉस्ट पार्ट होता है, जैसे कि मैंने प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया था, ऑर्गेनिज्म का जो लॉस्ट पार्ट होता है वो रीजनरेट होता है। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही ज्यादा उसमें ऑर्गेन्स होंगे, उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका ऑर्गन सिस्टम होगा। तो हर एक ऑर्गन तो पहले कट हो फिर कट होके रीजनरेट हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए, और वैसे भी रीजनरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो जो कि रीजनरेट करते हैं। तो प्लेनेरिया में आपको वो स्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलते हैं। प्लेनेरिया अगर कट होके अलग अलग पार्ट में हो भी जाता है तो वो अपना लॉस्ट पार्ट ग्रो कर लेता है। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म, जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता जाएगा, जितना भी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता जाएगा, ये चीज खत्म होती जाएगी और वो अपने हर एक ऑर्गन को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है उतना ही ज्यादा उसका जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको सिंपल बनाया जाता है। ये मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। कुछ प्लांट ग्रो करने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों यूज करते हैं, ये प्रोसेस क्यों यूज करते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि उसमें सीडलेस प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि जो भी पेरेंट प्लांट होता है, जो आपको चाहिए एक्चुअल पेरेंट प्लांट, उसकी कॉपी चाहिए, वो आपको एग्जैक्ट कॉपी आपको न्यू प्लांट में मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। तीसरा, इसमें आप वेरियस वैरायटीज ग्रो कर सकते हैं। चौथा, अगर कोई पेरेंट प्लांट डिजीज फ्री है, फ्रूटफुल है, तो आप जो नया प्लांट आप उगा रहे हैं वो भी डिजीज फ्री होगा, फ्रूटफुल होगा। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है। अब कोई सीड से अगर आप कोई ऐसे होते हैं प्लांट, जैसे कि उसको अगर आपने, जैसे मैंगो हुआ, उसको आपने सीड से लगाया तो उसको पहले तो बड़े होने में बहुत टाइम लगता है और उसके बाद उसको फ्रूट बियर करने में भी काफी साल लग जाते हैं। लेकिन वहीं आप अगर उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्राफ्टिंग कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो नीचे की जो स्टेम रहती है वो तो रूट्स उसकी पहले लगी हुई होती है, आपको बस ऊपर से उसे कट करना है और किसी मैच्योर प्लांट की स्टेम लाके उस पर लगा के आपको उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर देना है, उन दोनों को बाइंड कर देना है ग्राफ्टिंग करके। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो प्लांट ग्रो करना
चालू कर देगा, वो प्लांट अच्छा हो जाएगा और वो जल्दी फ्रूट बियर करेगा। ठीक है, तो फ्रूट्स जल्दी आएंगे उसमें। तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ग्राफ्टिंग के, टिश्यू कल्चर के, आप दोनों के ही बेनिफिट्स लिख सकते हो इसमें। फिर उसके बाद आता है व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। इसी के अंदर वो कोड्स होते हैं जो कि प्रोटीन कैरी करते हैं, और वही प्रोटीन्स होते हैं जो कि नेक्स्ट स्पीशीज के कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा, अगर डीएनए कॉपी होगा तो ही वो आगे जनरेशन में जाएगा, अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो वो आगे जनरेशन में नहीं जाएगा। तो डीएनए कॉपी होके आगे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन पे जाना और सेम स्पीशीज आगे कंटिन्यू होना, ये उस स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए में ही उस स्पीशीज के कैरेक्टर्स के कोड्स हैं जो कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में ही आपको दिए हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक वो आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले मैं इसका एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले तो कि व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। सेक्सुअल, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल मोड की क्या रिक्वायरमेंट है? तो देखिए, सेक्सुअल मोड जो होता है वो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, जितनी ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो वो उतना ही ज्यादा क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का मेथड करना होता है सिंपल। तो सिंपल मेथड करना होता है, तो क्या होता है कि फिर उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फिक्स हो जाते हैं। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या था कि कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन थे नहीं, ठीक है, कोई लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। फिर इसमें 2 स्पीशीज इन्वॉल्व, मतलब 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक होते हैं मेल और दूसरी फीमेल। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनेंगे किसमें? मेल और फीमेल में। ठीक है, अब एक और चीज कि जो इसमें फीमेल होती है वो फूड स्टोर करती है, और जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, यानी वो मूविंग होता है। ये हर केस में आपको देखने को मिलेगा, सारे केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस के बाद आपको मैक्सिमम सारे केसेस में यही देखने को मिलेगा कि फीमेल जो होती है वो फूड स्टोर करती है, और जो मेल होता है वो मोटाइल होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, अब इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि पहले तो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये रहता है इसमें कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, और उसमें एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट फूड स्टोर करता है और मेल गैमेट मोटाइल होता है। अब एक और चीज कि दूसरी चीज ये है कि जो डीएनए इसमें कॉपी होता है तो वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है अगली जनरेशन में नहीं जाते। यानी कि अगर जैसे डीएनए कॉपी हुआ तो ऐसा नहीं होता है कि जितना कॉपी हुआ वो पूरा का पूरा अगली जनरेशन में चला जाएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि एक मेल है, ठीक है, और एक फीमेल है, दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब जब इनमें फ्यूजन होगा, ठीक है, तो फ्यूजन होने के बाद टोटल कितने क्रोमोसोम चले जाएंगे? ये 46 प्लस 46, तो वो तो डबल हो जाएंगे। फिर अगला जो भी होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, उसके साथ दूसरी जो मेटिंग होगी उसके अलग 46 क्रोमोसोम होंगे। ऐसे करते करते कितने सारे डीएनए आगे ट्रांसफर होंगे या कितने सारे क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर होंगे। अब आप क्रोमोसोम और डीएनए में कंफ्यूज मत होइएगा। क्रोमोसोम क्या होता है कि कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए ही होता है। कंप्रेस्ड फॉर्म डीएनए क्योंकि बहुत एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर रहता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए ह्यूमंस के अंदर और जितने भी हायर एनिमल्स के अंदर। लेकिन ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं और बाकी
जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर करते हैं, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग ही होते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम ही होता है। प्रोसेस ये होता है कि ये जो डीएनए है ना, ये ऐसे हिस्टोन प्रोटीन होता है बीच बीच में, और ये डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह पूरे में ऐसे बिखरा हुआ होता है। अब इसको आप सोचिए कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर 2 पार्ट में रेप्लिकेट करेगा तो ये कितना ज़्यादा एंटेंगल्ड होगा। तो इसीलिए जब इसको डिवाइड करना होता है तो उससे पहले कि सिंपल फॉर्म लेता है जो कि क्रोमोसोम का फॉर्म लेता है। ऐसे जो क्रोमोसोम होते हैं इनके 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और पेयर में अगर बोलेंगे तो 23 पेयर। तो ये तो मैं ह्यूमंस का बता रही हूँ, और दूसरे कुछ में तो 2 भी होते हैं, कुछ में 14 होते हैं, सब में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब मेल से और फीमेल से गैमीट ट्रांसफर होते हैं तो इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आधे हो जाते हैं। जब आधे होंगे तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके 46 होंगे। तो इसीलिए जो जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है उसका थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 तरीके के सेल होते हैं। एक होता है सोमेटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। तो जो आपकी बाकी की पूरी बॉडी में होते हैं वो होते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में जो प्रोसेस होता है वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, वो 46 के 46 ही आगे ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए वो सारे के सारे ये हमारी पूरी बॉडी में होता है। इससे कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनना होता। इससे बस ये होता है कि जैसे हमारी स्किन है वो डेली की डेली डेड होती है और डेली नई स्किन आती है, और ऐसे ही हमारे बाल हैं वो डेली डेड होते हैं और नए बाल आते हैं, और ऐसे ये मतलब ये एक रूटीन प्रोसेस है। पुराने सेल की एक लाइफ टाइम होती है, वो सेल खत्म होता है और फिर नया सेल बनता है। तो वो जो नया सेल बनता है वो माइटोसिस की वजह से बनता है, और वो वैसे के वैसे ही सारे क्रोमोसोम आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है। यानी ये एक सेल है वो दूसरा सेल बना देगा ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो ये तो हुआ माइटोसिस में। अब लेकिन जो जर्म सेल होते हैं उसमें होता है मियोसिस। मियोसिस उसमें होता है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस खाली जो जर्म सेल होते हैं उसी में होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाते हैं। और ये जो जर्म सेल होते हैं ये अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कर लेते हैं, क्योंकि जो मेल से 23 क्रोमोसोम जाएगा, फीमेल से 23 क्रोमोसोम जाएगा, तब जाके 46 क्रोमोसोम का एक जायगोट तैयार होगा, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, फिर एक बेबी का रूप लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। एसेक्सुअल में तो सिंपल माइटोसिस ही चलता रहता है, उसमें कोई मियोसिस का नहीं रहता, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट रिक्वायर होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वही 2 में डिवाइड हो जाता है, जैसे आपने बाइनरी फिजन में देखा, या फिर अगर आप रीजनरेशन में भी देखें तो वही ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेन रीजनरेट हो जाते हैं, वैसा होता है। तो उसमें कोई दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, तो उसमें क्या होता है, माइटोसिस चलता है। लेकिन जहाँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है, जिसमें हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, वहां पे क्या है कि 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक जो होती है वो फूड को स्टोर करती है, दूसरा मोटाइल गैमेट होता है। तो इसीलिए इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हो जाते हैं आधे, और उसके बाद वो फ्यूज होके वापस से 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब इसी को हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़ें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा।